हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। स्क्रीन पे देख के तो नाम समझ ही गए होंगे कि भाई अब मचाएंगे। ठीक है, ठीक वो गाना आया था ना, मचाएंगे। ठीक है, तो आज से हमें मचाना है क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी तो फेवरेट है ही, आपकी भी फेवरेट है ही, आई थिंक सो। ठीक है, तो बस लग जाना है क्योंकि यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट हो रही है यहाँ ये ठीक है गायब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो बस आपको क्या करना है, इसके लिए गायब ना हो, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे रिएक्शंस याद नहीं होते, बहुत ब्रॉड चीज़ें होती हैं, उनको डराया भी जाता है। लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक की नॉलेज देने वाला हूँ। लेकिन आपको बस इतना करना है, मेरे लिए इतना करना है, अपने लिए इतना करना है कि जो भी मैं रिएक्शंस बताऊँ, जो भी टॉपिक्स बताऊँ, उनको लिखते जाइए, रिवाइज करते रहिए। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा, वो भी ठंडा वाला जो आप ठीक है आराम से खा सकते हो। हाँ, समझ में आया? तो बस गर्म होगा तो जल जाएगा ना मुंह, आराम से खाना पड़ेगा। अभी ठंडा है तो जल्दी जल्दी खा सकते हो। समझ में आया? इतना आसान है। ठीक, तो बस आपको लगना है और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में क्या है खास वो देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे क्या है, क्या होता है, हेलो एल्केन्स किनको कहते हैं, हेलो एरीन्स किनको कहते हैं, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इनके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जैसे अगर सिंगल हेलोजन जुड़ा हुआ है तब उसको क्या कहेंगे, डबल हेलोजन जुड़े हुए हैं, ट्रिपल हेलोजन जुड़े हुए हैं, 4 हेलोजन्स ऐड होके क्या बनाएंगे, किस तरह का हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 वीडियो बनाए हैं। उन चारों वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आपका नॉमेनक्लेचर से लेके बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो उसको देख के आइए, देन ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने 11th की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे आइएगा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशंस के बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ना है हमें। नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स का भी, हेलो एरीन्स का भी, किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ पे कॉमन नेमिंग भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम IUPAC नेम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन और हेलोजन। हेलोजन्स क्या होते हैं भाई? हेलोजन्स जानते हो ना? ठीक है, नहीं जानते? अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो हमारे 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, इन्हीं को हैलोजन एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन एटम। यही जाके क्या करते हैं, कार्बन एटम के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं क्या, हेलो एल्केन्स बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है वो तो बता दिया कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है, पोलर होती है, नॉन पोलर होती है, कैसा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कैसे वेरी करेगी, बॉन्ड एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो इसमें नेचर ऑफ CX बॉन्ड में मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से ब्रॉड डिस्कशन करेंगे इस पर। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आराम से बहुत अच्छे से हर एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा डीप, क्योंकि सारे रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस हमेशा मैं कहता हूँ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके शॉर्ट ट्रिक्स आप समझ लो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, तो आप बहुत आराम से उसको लर्न कर सकते हो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम हर रिएक्शन को याद करने का एक ही तरीका होता है और वो होता है प्रैक्टिस।
आप प्रैक्टिस करिए, ऑब्वियस सी बात है, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएंगे रिएक्शंस। ठीक है भाई, मेन टाइम पे याद आनी चाहिए। ठीक है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ यानी हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी आएगी, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये अदर कंपाउंड्स के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देन हम पढ़ेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, 5 या 6 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं, जैसे DDT है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और फिर इस चैप्टर को बोलना है टाटा बाय बाय। ठीक है, यही इतने टॉपिक हैं, लेकिन इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट 5 वीडियोस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी आज मैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है वहां तक की चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला। ठीक है, तो बस तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी, आज की जर्नी। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन भाई क्या होते हैं, पहला ही सवाल, हैलोजन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स जो सर पढ़ने आए हो वो बता दो, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, आप बता दीजिए। ठीक है, बताएंगे हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स होते हैं भाई 10th क्लास में हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स, यही पढ़ना है, यही चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स जो होते हैं ना, ये हेलो एल्केन्स ये बनते कैसे हैं? ये बनते तब हैं जब हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन जानते हैं भाई, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से, या ठीक है इसे आप सिंपली कह सकते हो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के आप क्या करिए, वहां पे एक हैलोजन चिपका दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मेशन जिस कंपाउंड का होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होगा वहां पे, वही कहलाएगा हेलो एल्केन। कैसे कहलाएगा देखिए ध्यान से, जैसे CH4 मीथेन आप जानते हैं, मीथेन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए और इसकी जगह एक हैलोजन जाके लगा दीजिए। हैलोजन यानी X से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलोजन यानी फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी जुड़ गया, एक हाइड्रोजन लेस हुआ तो 4 हाइड्रोजन थे तो 3 हाइड्रोजन और X हो गया। और ये जो फॉर्म कंपाउंड बना ना, यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ना, इसी को कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं भाई, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड नाम होता है। अगर क्लोरीन रहेगा तो उसको एल्किल क्लोराइड कह देंगे, फ्लोरीन रहेगा तो एल्किल फ्लोराइड कह देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो एल्किल ब्रोमाइड कह देंगे। ठीक है, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड कह देंगे। ठीक है, ये कॉमन नेम है। ठीक, हेलो एल्केन्स भी कहते हैं और एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये क्या हुआ, ये हुआ हेलो एल्केन्स। वाइल यही चीज़ अगर कहाँ कर दी जाए, यही चीज़ अगर बेंजीन रिंग में कर दी जाए, कि बेंजीन रिंग ले ले, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, पता है ना सबको, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, C6H6 यानी 6 कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है। इसमें से जो एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, इस एक कार्बन को रिमूव करके इसकी जगह क्या जोड़ दें भाई, हैलोजन ले आके जोड़ दें, तो जो नया कंपाउंड बनेगा हमारे पास, बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ जाएगा और जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा यही कहलाता है हेलो एरीन, या फिर इसी को कहते हैं एरिल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एरिल हैलाइड भी कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है एरिल हैलाइड। देखो, अगर सिंपल कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, जो सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे हाइड्रोजन हटा के उन पे हैलोजन लगा रहे हो तो उनको कहा जाता है हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड। ठीक है, वाइल अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा के, भाई एक ही हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हटा के वहां पे आपने लगा दिया क्या,
हैलाइड हैलोजन एटम लगा दिया, अटैच कर दिया, तो वो कहलाएगा हैलोएरीन्स भी कहते हैं उनको, या फिर उन्हीं को कहा जाता है एरिल हैलाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल हैलाइड्स कहा जाता है। क्लियर हुई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब ये समझ गए कि भाई हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन के साथ हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जुड़ा होगा, इस तरह के कंपाउंड को हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CX बॉन्ड कैसा होता है, नेचर क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, ख़त्म करना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो आगे बढ़ें, ठीक है। एक आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से कि जब यहाँ पे मैंने हैलोजन बनाया है, सॉरी हैलोएल्केन बनाया है, तो इस हैलोएल्केन में जो ये हैलोजन एटम है ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही बता दीजिए आप, ठीक है। क्या बताना है आपको? यही बताना है कि यहाँ पे हैलोएल्केन्स के केस में, ठीक है, X जो है ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। क्या बताना है आपको? कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बताना है, ठीक। और इसके केस में भी यही बताना है, ये CX जो है, ये X जो है ये किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसके केस में भी, ठीक है, C के साथ जो X जुड़ा है ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है भाई बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो याद रखिए, ठीक है, कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके हैलोएरीन्स के केस में ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। और यहाँ पे हैलोजन जो जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब यहाँ पे इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। समझ में आया? अच्छा, sp3 के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लानर होती है। sp के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। देखिए पीछे की वीडियो अगर नहीं देख के आए हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है भाई। रिलेट तो करना ही है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट किया जाएगा, हर चीज़ को रिलेट किया जाएगा, इसलिए बेसिक्स पढ़ के आइए तब यहाँ पे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए, कहाँ से? एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफेटिक में भाई कई सारे हाइड्रोजन्स होंगे तो उनको, कई सारे हाइड्रोजन्स को हम रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम 4, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि कार्बन 4 ही वैलेंसी बनाता है ना भाई, टेट्रावैलेंट होता है तो 4 ही का हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो चारों को रिमूव करके चारों पे हम लगा देते हैं हैलोजन, तो वो भी क्या कहलाएगा? हैलोएल्केन कहलाएगा। एरोमेटिक के केस में एक ही हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे एक ही हाइड्रोजन रहता है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो कई सारे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। आप अलग अलग दो या 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, या एक से ज्यादा, ठीक है, मैंने कहा वन और मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हटा के, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हटा के और वहां पे लगा दीजिए हैलोजन एटम, तो वो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक हैलोएरीन्स का फॉर्मेशन करेगा, या फिर एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। और वही चीजें लिखी हुई हैं, देख लीजिए भाई, वही जो मैंने पीछे बताया वही चीजें लिखी हुई हैं, देख लीजिए। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब जो सिंपल नॉर्मल चेन है, ओपन चेन है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग की बात की जा रही है। हैलोजन एटम फॉर्म्स एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन इसी को कहते हैं, या फिर एलिल हैलाइड या फिर इसी को हैलोएरीन्स कहते हैं। इन हैलोएल्केन्स हैलोजन एटम अटैच टू, बताया है क्या बताया है
कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है हेलो एल्केन के केस में, लेकिन हेलो एरीन्स के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यही तो बताया है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारे ये जो कार्बन ये हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स होते हैं ना, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इनसे कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कई सारे ठीक है, एक ऐसे कह सकते हो कि जैसे डेटॉल होता है ना, ठीक है, उस तरह के एजेंट्स, उस तरह के रिएजेंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल इन्हीं हैलोजन एटम्स को रिएक्शन करा के किसके साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा के, हाइड्रोकार्बन्स के साथ या अलग अलग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं। जैसे इसी में देखिए आपको लिखा हुआ है क्लोरा एम्फेनिकॉल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्या इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के लिए। थायरॉक्सिन है, ये एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये ग्वाइटर से बचाता है। ये आयोडीन का है, आयोडीन इसमें होता है। यहाँ पे क्लोराफेनिकॉल मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखो क्लोरोक्विनीन है, क्लोरोक्वीन है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा। क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड है सब। ठीक है, ये क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड है, ये आयोडीन कंटेंट है, ये भी क्लोरीन कंटेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, अब ये अगर थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में ना रहे ना, ठीक है, तो ये ग्वाइटर ठीक है, इसको कॉज करेगा। ठीक है, एक डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोक्वीन है, ये ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, हेलोथेन है, ये जो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे देखते हो ना कि डॉक्टर्स कहते हैं एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, जिससे बेहोश कर दिया जाता है लोगों को। ठीक है, जिससे सर्जरी के टाइम पे दर्द ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हेलोथेन यूज होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, यानी ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स जितने कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री में आपको इनको पढ़ना है, समझ में। ठीक है, क्लियर हुई। तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम्स के बेसिस पे कितने टाइप्स में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन देख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोला गया है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे सिंपली समझो कि एक होगा मोनो है। ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड होगा कि नहीं, ठीक है, या मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हो। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं, मोनो हेलो एल्केन या मोनो क्लोरो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन। ठीक है, वेट अ मिनट, गलतियां हो जाती हैं भी। इरेजर नहीं निकल रहा है। हाँ, तो क्या था हमारा कंपाउंड था मोनो हेलो एल्केन। ठीक है सर, आप तो गाने में व्यस्त हो गए। मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम के साथ एक ही हेलोजन जुड़ा होगा, हेलोजन एटम जुड़ा होगा, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। ठीक है, यानी वन हेलोजन एटम। ठीक है, एक अटैच्ड है। ठीक है, एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो नंबर हेलोजन एटम की नंबर बढ़ाते जाओ। ठीक है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, डाई हेलो एल्केन हो सकता है, मतलब दो हेलोजन एटम जुड़ जाए, 2 हेलोजन एटम्स। ठीक है, 2 हेलोजन एटम्स जुड़ जाएं। अगर 2 हेलोजन एटम्स जुड़ जाएं तो ये डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हुआ, एक।
एक ही हेलोजन एटम जुड़ा है। जैसे CH था, CH3X यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, और इसके साथ X लगा दिया, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मोनो में आएगा। या फिर बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, बेंजीन रिंग है भाई, हाँ, बेंजीन रिंग के साथ हमने एक ही हेलोजन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये किस में आएगा? मोनोहेलोएल्केन में आएगा, ठीक है, मोनोहेलोएरीन में आएगा, ठीक है, बस एरीन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना, मोनो का मतलब कि सिंगल, डाई का मतलब डबल। अब जो डबल सब्स्टिट्यूटेड होते हैं ना, मतलब दो डाई हेलोएल्केन होते हैं, इनके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जेम, एक क्या होता है? जेम, ठीक है, और एक होता है विस, ठीक है। विस पिला रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर? जेम खिला रहे हो एक तरफ और दूसरे तरफ विस पिला रहे हो, हैं? तो ये जेम और विस वो वाले नहीं हैं, ये टॉफ़ी वाला जेम नहीं है। जेम का मतलब होता है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, और दूसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड, जिसको हम विस लिखते हैं, VIC, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसके पार्ट हैं, जिसमें ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें दोनों में डबल हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा आपके कंपाउंड में, ठीक है, डबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इनको अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जब हम जेम की बात करते हैं, यानी जेमिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं, तो ये कहता है कि जो भी दो हैलाइड्स हैं वो दोनों एक सिंगल कार्बन से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। सिंगल कार्बन से अगर जुड़े हैं तो ये कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा? जेमिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर ये दोनों हैलोजन एटम, ठीक है, दोनों हैलोजन एटम क्या हैं? डिफरेंट कार्बन से जुड़े हैं, एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं। एडजेसेंट यानी अगल बगल, ठीक है, आसपास पड़ोसी में जुड़े हैं। CH2 और यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो भाई देख लो इनका नाम अलग होगा कि नहीं? होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अलग अलग कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये जब सिंगल कार्बन एटम से दोनों क्लोरीन जुड़े रहेंगे, दोनों हैलोजन एटम्स जुड़े रहेंगे, तो उनको जेम डाइहैलाइड कहते हैं। और अगर एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं तो उनको विस डाइहैलाइड कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुई बातें? समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाता है। अच्छा, 3 कार्बन एटम अगर हटा दें, ठीक है, सॉरी, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके उनके जगह पे क्या कर दिया जाए? उनके जगह पे यूज कर लिया जाए हैलोजन एटम्स को, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई? देख लो, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है, हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है भाई? ट्राई हेलो एल्केन्स को ही एक और नाम दिया जाता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नहीं, हैलोफॉर्म कहा जाएगा। जनरल हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म, ठीक है, हैलोफॉर्म। लेकिन हैलोफॉर्म का केस तब बनता है, ठीक है, हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का केस तब बनता है जब एक ही कार्बन से तीनों जुड़े रहे। जैसे CHCl3 ऐसे लिख दिया गया, तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। CHI3 ऐसे लिख दिया गया, तो 3 हैलोजन एटम जुड़े हैं लेकिन सिंगल कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस सिंगल कार्बन का ही आता है। जब हम हैलोफॉर्म या इसकी बात करेंगे, आयोडोफॉर्म की बात करेंगे, तो वो सिंगल कार्बन से ही बात करेंगे। CHBr3 बोल दिया, तो ये भी क्या होगा? ये ब्रोमोफॉर्म है, ठीक है। क्या है? ब्रोमोफॉर्म, ठीक। क्लियर हुआ? क्लियर हुई? कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एक और नाम होगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, इसका एक और नाम होगा ट्राई आयोडोमीथेन, इसका क्या नाम होगा? ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये भी नाम होंगे, लेकिन इनका नाम, एक और नाम क्या है? ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तभी आएगा या फ्लोरोफॉर्म तभी आएगा जब तीनों हैलोजन एटम एक सिंगल कार्बन से जुड़े होंगे। समझ में आया? ठीक है। 4 कार्बन भी हो सकता है, बताते हैं आपको, ठीक है। 4 कार्बन का केस भी बन सकता है। कैसे बनेगा भाई? कैसे बनेगा भाई? यहीं पे साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, 4 कार्बन के केस ऐसे बनेगा, जैसे कार्बन CH4 था, अब CH4 में से चारों हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? माइनस। चारों हाइड्रोजन को क्या कर दिया? माइनस, और वहां पे लगा दिए 4 हैलोजन्स।
तो 4 हेलोजन जब लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CX4, जिसमें से एक कंपाउंड बनता है, वेल नोन कंपाउंड है CCl4, जिसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं कि नहीं, ठीक है। टेट्राक्लोरोमेथेन याद है 10th क्लास में पढ़ा था, नहीं याद है भाई, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इसी का नाम क्या होता है, एक और नाम होता है भाई, एक और नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, क्या नाम होता है इसका? मेथिल टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोराइड, ये भी नाम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या हुआ कि चारों कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन ये इसी में पॉसिबल है, सब में पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? सब में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सबके पास अगर इससे ज़्यादा में जाओगे तो 3 ही हाइड्रोजन रहेंगे ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, कार्बन थोड़ी रिप्लेस होगा। कार्बन रिप्लेस होगा तो चेन ही डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे बढ़ें, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज़ थी, पीछे हमने क्लियर कर लिया। क्या क्या क्लियर किया हमने? मोनोहेलोल्केन, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? हाँ, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो किस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। क्लियर हुआ? कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी देखते हैं। भाई तैयार हो? अच्छा, एक चीज़ नहीं बताई, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ और देख लीजिए। जैसे अभी वहाँ पे मैंने बताया ना कि ट्राईहेलोएरीन, हेलोएल्केन्स, डाईहेलोएल्केन्स, ठीक है, वैसे ही इसमें भी होता है, हेलोएरीन्स में भी होता है कि अगर एक जुड़ा रहेगा, ठीक है, एक जुड़ा रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे भाई? इसको मोनो में ऑब्वियस सी बात मोनो में रखेंगे, लेकिन इसको हेलोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि इसके पास 2 हेलोजन एटम आके जुड़ जाएं, ठीक है, बेंजीन रिंग से 2 हेलोजन एटम, एक यहाँ पे जुड़ जाए, एक यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है। तो इस केस में इसका नाम दिया जाता है। जब भी एडजेसेंट पे प्रेजेंट रहते हैं ना तो इनको कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो, ठीक है। एडजेसेंट पे अगर प्रेजेंट रहेगा, अगल बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, बेंजीन रिंग के अगल बगल कार्बन पे अगर प्रेजेंट है तो ऑर्थो पोजीशन कही जाती है, तो ऑर्थो हेलोबेंजीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो हेलोबेंजीन। ये डबल सब्सटीट्यूटेड का है, ठीक है। जब डबली सब्सटीट्यूटेड हेलोजन एटम, डबली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग होगी तब। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे इरेज करना ही पड़ेगा, लिख लीजिएगा, लेकिन ठीक है, हम नोट्स बना रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है बनाना है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए आते हैं इस पे, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम से जब अटैच्ड हैं तो हमें यह डिफाइन करना है हेलोएल्केन्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई जो हमें हेलोएल्केन्स बताया है अभी, ठीक है, जो हमने हेलोएल्केन्स बताया है आपको, ठीक है, ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि होता ये है कि कार्बन से ये जुड़ा रहता है और ये कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन इस sp3 हाइब्रिडाइज में 3 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? 3 कैटेगरी। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा होता है टर्शियरी, ठीक है, आपकी भाषा में टर्शियरी, ठीक है। और एक भाषा में इसको 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको 3 डिग्री कहते हैं। एक और भाषा में इसको कुछ नहीं कहते हैं, इसको सेक कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल भी बोला जाता है, कहीं कहीं ये सेक कहा जाता है, ये टर्ट कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म, भाई शॉर्ट वाली दुनिया है। हो सकता है आपको सर जी आपके सेक बताए हो, टर्ट बताया हूँ, ठीक है। अरे टर्शियरी का तो आधा पार्ट है टर्ट सेक, ठीक है। देखिए, तो प्राइमरी क्या होता है? 1 डिग्री हेलोएल्केन्स क्या होंगे? ऐसे हेलोएल्केन जिनमें डायरेक्टली क्या हो कि डायरेक्टली
मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हो कार्बन और वो किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो या फिर केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, किससे जुड़ा हो? सिंगल कार्बन से। तो ये दोनों कैटेगरी किस में आती है? ये दोनों प्राइमरी में आती है। किस में आती है भाई? प्राइमरी में आती है, प्राइमरी में। ठीक है, क्या कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से वो कार्बन केवल दूसरे किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी से ना जुड़ा हो, डायरेक्टली केवल हेलोजन से जुड़ा हो। ठीक है, या उसके पास केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इस तरह के क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कहलाते हैं। वाइल सेकेंडरी का मतलब हेलोजन उस जगह जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जो अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको कहते हैं क्या? सेकेंडरी हेलोएल्केन। ठीक है, या 2 डिग्री हेलोएल्केन। ठीक है, 3 डिग्री क्या होते हैं? 3 डिग्री का मतलब कि ऐसा है कार्बन, ठीक है, जिससे हेलोजन जुड़ा हो और वो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? कहते हैं टर्शियरी। समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हेलोजन एटम है ये उस कार्बन से जुड़ा है जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो उसको 3 डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री हेलोएल्केन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हेलोजन एटम है ये उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? और ये यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये उस कार्बन से जुड़ा है, या तो वो एक कार्बन से जुड़ा है या तो किसी से नहीं जुड़ा है, केवल हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी यानी साधारण। ठीक है, और तीनों केसेस में जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि हर जगह वो सिंगल बॉन्ड बनाया और सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बच्चा समझ में आया? क्लियर हुई? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को आपत्ति विपत्ति नहीं है? चले आगे देखिए, फिर आते हैं एलाइलिक हैलाइड और अब आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड का केस। ठीक है, नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड का केस। अभी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएंगे भैया। ठीक है, अब देखो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या कहता है? ये कहता है कि हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, उस कार्बन से जुड़ा हो जो, ठीक है, खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो लेकिन जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, यानी दूर वाला कनेक्शन। ठीक है, मतलब खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ना हो, ठीक है, दूर से हो, दूर से। हाँ, समझ में आ रही बात कि हेलोजन एटम उस खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा है लेकिन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो। अगर sp2 ऐसा केस बनता है, तो अगर एलिफेटिक में ऐसा केस बन रहा है तो वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। और अगर यही बेंजीन के केस में ऐसा केस बनता है तो उसको कहते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आया? बना के देखें, बना लेते हैं आपकी कृपा, आपकी जो, हाँ क्या कह सकते हैं, आपके ऑर्डर पे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे कार्बन लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया, यहाँ पे कार्बन लिख दिया, फिर यहाँ पे कार्बन लिख दिया, यहाँ पे CH2 लिख दिया और यहाँ पे X कर दिया। ठीक है, अब देख लो ये हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाया तो sp3 होगा, लेकिन ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जो खुद क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह के कंट्रीब्यूशन, इस तरह का जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा भाई? एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। समझ में आया? पल्ले पड़ी बातें? नहीं पड़ी? पड़ गई ना? ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा भाई? बेंजीन रिंग में वैसे ही कार्बन जो होता है वो कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कि नहीं? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस कार्बन से एक और कार्बन जोड़ लिया और उससे जोड़ लिए X, तो देख लो ये हेलोजन है, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जो
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कनेक्शन बन गया कि नहीं। और ये जो कनेक्शन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको बेसिक्स, जब मैं बता रहा हूँ बेसिक्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो बेसिक्स में मैंने बताया भी था कि अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से, ठीक है, CH, ठीक है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक उस पे वैकेंट है, ठीक है, जिसपे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ सकता है, तो ये इस केस में बेंजाइल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बेंजाइल कहलाता है। अगर यहाँ कार्बन नहीं होता, ओनली बेंजीन रिंग, यानी ठीक है ओनली बेंजीन रिंग होता और उस पे एक सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की प्लेस खाली होती, तो उसको बेंजिल कहते हैं, इसको बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, और अगर, ठीक है, और अगर क्या हो, और क्या हो, ठीक है, ये दो केस बताए थे ना, बताए थे कि नहीं। ठीक है, तो ये बेंजाइल कहलाता है। ठीक, समझ में आया, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड से नहीं जुड़ा रहेगा हेलोजन एटम, पहले sp3 से जुड़ा रहेगा और sp3 वाला sp2 से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट वाले पे। ठीक है, अब डायरेक्ट वाला देख लो। डायरेक्ट वाला क्या भाई, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा, ऐसा हेलोजन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो भाई, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी ऐसे लिख दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे जोड़ दिया हमने X को, तो ये कौन सा केस बनेगा, ये केस बनेगा विनाइलिक हैलाइड का। किसका केस बनेगा भैया, विनाइलिक हैलाइड का केस बनेगा। ओहो, ठीक है। उसके बाद एरिल हैलाइड क्या होगा, एरिल हैलाइड क्या होगा भाई, एरिल हैलाइड यही होगा भाई, देख लो बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और मैंने क्या कहा है कि हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, तो यहीं पे डायरेक्टली ले आके X लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिल हैलाइड। और स्टार्टिंग में ही बताया है इसी एरिल हैलाइड का दूसरा नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है, हेलो एरीन्स, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसी के बारे में तो पढ़ना है। तो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली X अटैच्ड है यानी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उनको एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली X अटैच्ड है तो उनको, ठीक है, एलिफैटिक के केस में विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर हुआ, स्वाहा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं भैया इस पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। नॉमेनक्लेचर भाई, नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है, पंडित बन जाइए आप। ठीक है, जो कि बनना हमने सिखाया था। ठीक है, कहाँ सिखाया था, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई वीडियो देख लीजिए, 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में 3 पार्ट तो मैंने नॉमेनक्लेचर ही समझाया है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ही समझाया। अब देखो यहाँ 2 तरह के नाम आते ही हैं नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण में, एक IUPAC नेम आएगा, ठीक है, और एक कॉमन नेम आएगा। ठीक है, और दोनों आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, दोनों आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। जैसे यहाँ पे आया, हाँ, यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया हमने, यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड हमने ले लिया CH3Cl। ठीक है, क्या नाम होगा भाई, कॉमन नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखते हैं, बताया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखते हैं तो नाम हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। वाइल इसी का कॉमन नेम लिखा जाए तो ये कॉमन नेम में ये क्या है, एल्किल ग्रुप। तो कौन सा एल्किल ग्रुप है, मेथिल। और ये क्या है, क्लोराइड, क्लोरीन, तो क्लोराइड लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है UPAC नेमिंग की तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और कंपाउंड्स करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH, CH3, CH2, ठीक है, CH, Cl, ठीक है, और यहाँ पे एक और Cl आ गया, 2 Cl जुड़ गए। तो 2 Cl होंगे तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नेमिंग करें, ठीक है, तो सीधे नाम आ जाएगा इसका डाई। ठीक है, डाई क्लोरो, ये क्या है, 3 कार्बन से प्रोपेन बनेगा तो डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है,
और यहाँ नंबरिंग क्यों नहीं की? नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों कॉर्नर पे हैं। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो 1,1, ठीक है, डाइक्लोरोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो कौन सा वाला ये डाइक्लोरो होगा? ये जेमिनल होगा। जेमिनल होगा कि नहीं अभी बताया, जेम, ठीक है, तो जेमिनल होगा। तो पहले तो इसमें कॉमन नेमिंग में पहले ही जेम आ जाएगा, जेम आ गया। उसके बाद जब भी इसकी नेमिंग करते हैं तो जो भी जितने भी कार्बन होंगे वो, ठीक है, प्रोपाइलीडीन लगा देते हैं लास्ट में, और जो यहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा वो लगा देंगे, यानी क्लोराइड, ठीक है, यानी क्लोराइड। तो प्रोपाइल कहाँ से आया? प्रोपिल से, ठीक है, प्रोपाइलीडीन यहाँ पे ये सफिक्स लगाते हैं और उसके बाद जो भी हेलोजन रहेगा उसका आइड लगा के लिख देंगे, यानी क्लोराइड। समझ में आया? इस तरह से नेमिंग करनी है। देखो कॉमन नेमिंग में यही प्रॉब्लम होगी। IUPAC नेमिंग अगर आपने वहां से पढ़ लिया ना, देखो कॉमन नेमिंग का कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन नेम तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंपाउंड याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जो मैच करते हैं एक दूसरे से नेम, तो हो सकता है उनमें याद हो जाए आपको डायरेक्टली, लेकिन और कॉमन नेम आपके प्रैक्टिस से पे ही डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा। समझ में आया? ठीक है, और कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे CH3, ठीक है, CH यहाँ पे ले लिया और उसके बाद यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे जोड़ लिया आपने क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी जोड़ लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा IUPAC। कॉमन नेम देखे तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। वेट अ मिनट, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए आइसोप्रोपाइल, ठीक है, क्या है? क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? यहाँ पे होगा 2 क्लोरो, ठीक है भाई, चेन लेते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा? उसके बाद प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? कैसे होगा? तो भाई मैंने बताया था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया आपने, फिर क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूएंट अब सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन के साथ, नंबरिंग करते हैं, पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरीन, कि इधर से भी काउंट करोगे, इधर से भी काउंट करोगे, दोनों तरफ से 2 पे आएगा, तो 2 क्लोरो, और पूरे चेन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन, तो प्रोपेन हो गया। ऐसे ही नेमिंग करनी है, समझ में आया? ऐसे ही क्या करनी है? नेमिंग करनी है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग पे हमने लगा दिया यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, इसको तो यहाँ लिखना था, ठीक है, कंपाउंड को तो यहाँ लिखना था ना। हाँ देखिए, इस बेंजीन रिंग को हमने यहाँ पे लिया, बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग को हमने क्या किया? यहाँ पे बेंजीन रिंग पे हमने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो किसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे इसका नाम होगा, क्या नाम होगा भाई? बेंजिल, बेंजाइल नहीं, ठीक है, बेंजिल, ठीक है। अच्छा यहाँ, अच्छा थोड़ा सा पीछे आते हैं, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, ये जब ये था बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक था ना, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बेंजाइलिक था, तो यहाँ पे देखिए ये बेंजिल कर सकते हो या फिर इसको फेनिल कह सकते हो, फेनिल, ठीक है, फेनिल क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको डायरेक्टली फेनिल क्लोराइड बोल दीजिए, फेनिल, ठीक है, फेनिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। उसके साथ साथ, और इसका अगर IUPAC नेम पे आए तो IUPAC नेम में पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो क्लोरो, और ये बेंजीन तो है ही, तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग पूरा देख के आइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए IUPAC नेमिंग, ठीक है। फिर आते हैं जेम डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड। वही जेम डाइहेलाइड मतलब जेम डाइहेलाइड की यहाँ पे नेमिंग है, ठीक है। जेम डाइहेलाइड मतलब जिसमें केवल एक ही कार्बन से दोनों जो भी हेलोजन एटम है, दोनों हेलोजन एटम, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पे CH2 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन आएगा ना, ठीक है। 3 बॉन्ड बने, एक और बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है। जब भी जेम डाइहेलाइड की नेमिंग होती है तो आप याद रखिए कितने कार्बन है, पहले ये काउंट कर लीजिए। 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया,
प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपिलीडीन लिख देते हैं, ईन लगा देते हैं, आइडीन लगा देते हैं क्या, किसमें, इसमें सफिक्स के रूप में। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे हैलोजन होगा उसका नाम लिख देंगे और सीधे लिख देंगे ब्रोमाइड। क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। वाइल विसिनल के केस में, जब यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड के केस में आते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड क्या बताया कि जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और इसकी नेमिंग करनी होगी तो बस आपको करना है, कार्बन नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। मैं ये कौन सी नेमिंग बता रहा हूँ, ये कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ, ये प्रोपिलीडीन, ब्रोमाइड और ये सब, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कार्बन नंबर काउंट करने हैं। कार्बन नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए इथ होता है तो एथाइलीन लिखना है बस। क्या लिखना है, एथाइलीन, फिर डाई क्लोराइड, ठीक है। एथाइलीन डाई क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका नेम, समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेम। लेकिन अगर इसी का IUPAC नेम लिखना होता तो IUPAC नेम में मैंने क्या बताया कि भाई लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने के बाद 1 2 इसकी नंबरिंग करो, तो 1 पे भी है 2 पे भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाई, ठीक है, क्लोराइड, क्या होगा, क्लोराइड, और उसके बाद इथेन, ठीक है, इथेन हो जाएगा नाम। और इसका अगर नाम लिखना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1 डाई ब्रोमाइड, ठीक है, बीच में कैपिटल लेटर नहीं आता है, डाई ब्रोमो होगा, सॉरी ब्रोमाइड नहीं होगा, ठीक है, डाई ब्रोमो। यहाँ पे भी गलती की है क्या, यहाँ पे गलती की है, ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, डाई क्लोरो होगा, क्लोराइड नहीं होगा, डाई क्लोरो, ठीक है। भाई क्लोरो लिखते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहता है तो उसको क्लोरो लिखते हैं, प्रीफिक्स में हमेशा क्लोरो लिखा जाएगा, क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा। तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन होगा ये, ठीक है, इथेन, ठीक है, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, माफ करिए, ठीक है। और 1,1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, ठीक है, और डाई ब्रोमो हो गया। और इसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा। तो नाम ये IUPAC नेम है, ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम है, ठीक है। और ये कौन सा नेम है, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ये IUPAC नेम है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम, ठीक है, घर वाला नाम, ऑफिशियल नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, इनकी नेमिंग करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल, ठीक है, आइसोब्यूटिल, और क्या, ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, यही होगा ना भाई। 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर है, ये है कि नहीं, कॉर्नर है ना, बीच में लाइन टच हो रही है, तो यहाँ पे भी यानी एक कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा तो ये देखो टर्शियरी कार्बन से ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टर्ट ब्यूटिल, हाँ, ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है, हाँ बताओ जल्दी, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। भाई देख लो, डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ा है तो विनाइल क्लोराइड नाम होगा कि नहीं, ठीक है। ये कौन सा है, जेम डाइहैलाइड का एग्जांपल है, अभी बताया जेम डाइहैलाइड का एग्जांपल। ये इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए जल्दी, ठीक है, इसका भी नाम बताइए जल्दी। इसका तो नाम सीधे हो जाएगा, ये बेंजाइलिक ग्रुप है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड, क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये तो विसिनल का एग्जांपल है, अभी बताया है, इसी का विसिनल का एग्जांपल बताया। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा ये एलाइलिक कुछ लग रहा है, एलाइलिक का एग्जांपल लग रहा है कि नहीं, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड इसका एग्जांपल, ये एलाइलिक ब्रोमाइड का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसका, हाँ भाई ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था,
ठीक है, मैं देख रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप नेमिंग करके लाएंगे, ये तो आपके लिए होमवर्क में लेके आया था। ठीक है, इसका नाम आप लिख के ले आएंगे। ठीक है, इसके पहले वाला ये वाला नाम बता देता हूँ। इसका क्या नाम होगा भाई, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्थो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब ऑर्थो होगा। ऑर्थो होगा तो ऑर्थो, ठीक है, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, यहाँ पे टाउलिन हो जाएगा, टॉलुइन, टॉलुइन नाम होता है ना CH3 का। बेंजीन रिंग पे जब CH3 जुड़ा होता है तो उसको टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन हो जाएगा, या फिर इसी का नाम ऐसे बन सकता है, क्या बनेगा भाई, 1 क्लोरो, हाँ ठीक है, इसका नाम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, कहीं और लिख देते हैं, रुकिए ध्यान से। ठीक है, इसका एक तो ये नाम हो जाएगा, दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम बताइए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, अगर IUPAC नेम पे गए तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल और बेंजीन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात। ठीक है, इस तरह से ये बेंजाइलिक क्लोराइड है, सारे नेम हो गए। ठीक है, सारे नेम हो गए ना, इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि भाई कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है भाई, नेचर कैसा होता है। ठीक है, संबंध कैसे होते हैं इनके बीच, तो संबंध पढ़ लो। ठीक है, संबंध पढ़ लो, देख लो, रुको, वेट अ मिनट। हाँ, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो पहले ही देख लो। ठीक है भाई, ये जो होते हैं ना, ये हेलोजन एटम्स जितने होते हैं, हेलोजन एटम्स, ठीक है, ये होते हैं बहुत बड़े चोर। किसके चोर, इलेक्ट्रॉन्स के। ये चाहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन उठा ले जाओ। ठीक है, क्यों होते हैं चोर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव टाइप के। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इन पे आता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, बॉन्ड जिनसे बना हुआ है, इनको ये अपनी तरफ क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और खींचने की वजह से इन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और इधर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो कैसा बन जाता है, पोलर नेचर का बन जाता है। कैसा बन जाता है भाई, पोलर नेचर का बन जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लगता है। क्या लगता है भाई, 2 पोल बन जा रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लगता है। ठीक है, क्या लगता है, डाइपोल मोमेंट। तो याद रखिएगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, डाइपोल नेचर का, यानी बॉन्ड पोलर होता है। ठीक है, कैसा होता है, पोलर होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कार्बन एक्स बॉन्ड की, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो वो उसके ट्रेंड की, ठीक है, किसकी ट्रेंड की बात करें, थ्रू आउट द पीरियड, सॉरी अलोंग द ग्रुप। ठीक है भाई, ग्रुप में ही है ना, तो सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे, हाँ देखिए ध्यान से, वेट अ मिनट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले तो ये समझ गए कि पोलर बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। उसके साथ साथ अगर ट्रेंड की बात करें, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ देखिए, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, और कार्बन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, यानी दोनों एटम्स प्रेजेंट है, उनके दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं ना भाई। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे कार्बन तो सेम है, यानी इसका न्यूक्लियस जो होगा वो सेम होगा।
ठीक है, साइज वही होगी। क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, साइज इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस से दूरी भी इंक्रीज करेगी। तो दूरी इंक्रीज करेगी तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स किसका ज्यादा होगा? ठीक है, नीचे आते हुए कार्बन आयोडीन का सबसे बड़ा बॉन्ड होता है, कार्बन ब्रोमीन का उससे छोटा, देन सबसे छोटा कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्यों छोटा होता है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, इस वजह से कार्बन फ्लोरीन का बड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्या छोटा होता है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ हो गया, फिर आती है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी कह सकते हो। एंथैल्पी क्या होती है कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू डिसोसिएट द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने में कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वही बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी भी कंपैरिजन कर लो, तो भाई देख लो कि अगर दूरियां बहुत ज़्यादा हैं तो बॉन्ड तोड़ना आसान है, दूरियां ठीक है कम हैं तो बॉन्ड, भाई नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा। समझ में आया? समझ में आ गया हैं? समझ गए? अरे भाई कुछ और समझ रहे हो तुम लोग हैं? ऐसे नहीं समझना है। देखो मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी जब देंगे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो दूरियां ज़्यादा हैं तो उनको ब्रेक करना आसान है। वाइल अगर नज़दीक होंगे तो एनर्जी हम जब देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं इतना इजीली ब्रेक होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस हैं। ठीक है, इसलिए बॉन्ड में, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चीज़ें चलती रहती है, न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे एक्ट करता है। समझ में आया? तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी का जो ट्रेंड होगा, बॉन्ड एंथैल्पी का जो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे वैरी करेगी, ध्यान से देखिए। कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, कार्बन फ्लोरीन की, यानी जिसकी साइज सबसे छोटी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नज़दीकियाँ ज़्यादा होंगी। तो कार्बन फ्लोरीन की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन क्लोरीन की उससे कम। सबसे कम किसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी? कार्बन आयोडीन की। यानी यहाँ कार्बन आयोडीन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, यानी यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हो ना, एक और चीज़ यहीं साइड में लिख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में? क्लियर हुई? ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, एक और पॉइंट आता है क्या? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक्चुअली में, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे डायपोल मोमेंट, भाई दूरियां बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता थी यहाँ पे, ठीक है, वो कम होगा। ठीक है, कम होगा कि नहीं? तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है ये भी तो कम आएगा कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात? भाई ये जब दूर हो जाएगा हेलोजन एटम तो ऑफकोर्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में थोड़ा उसको तकलीफ होगी, नहीं कर पाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन दूर हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे, अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पार्शियल निगेटिव चार्ज कम आएगा, यानी डायपोल मोमेंट कम बनेगा। ठीक है भाई, चार्जेस पे ही तो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट इंक्रीज क्यों हुआ था? चार्जेस की वजह से ही तो आया था डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पे, क्योंकि दूरियां बढ़ रही हैं तो डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज करता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, कार्बन क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कार्बन फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट, फिर आता है कार्बन ब्रोमीन का डायपोल मोमेंट, देन आता है कार्बन आयोडीन का डायपोल मोमेंट। आपको याद रखना है बस यहाँ पे डायपोल मोमेंट किसका? डायपोल मोमेंट DM,
ठीक है, किसका याद रखना है, एक्सेप्शनल होता है कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट जो होगा वो एक्सेप्शनल केस होगा। ठीक है, किसके केस में, कार्बन ब्रोमीन, इसके केस में कार्बन क्लोरीन के केस में। समझ में आया? ये क्या बताया हमने, ये बताया है डायपोल। ठीक है, ये बताया क्या, डायपोल मोमेंट। समझ में आया, क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो यहां पे हमने खत्म किया नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड किस तरह का होगा, क्या नेचर होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करेगा, बॉन्ड एंथैल्पी किस तरह वेरी करेगी, डायपोल मोमेंट किस तरह वेरी करेगा, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट वीडियो यानी हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसके प्रिपरेशन, हैलो एल्केन्स के भी, हैलो एरीन्स के भी, दोनों के साथ साथ पढ़ते चलेंगे और इस चैप्टर को जल्दी अलविदा कहेंगे, क्योंकि बोर्ड से नज़दीक और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, मेरे पास भी कम है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना है, ख़त्म करना है ना अभी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बस एक बात कहनी थी कि थैंक यू सो मच इस जर्नी के साथ रहने के लिए, हमारे साथ लास्ट तक जुड़ने के लिए। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।